हेलो फ्रेंड्स, एम स्पोकन क्लासेस पे आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर समय बहुत कम है, तो आप एक साथ दो चाहिए। नरेशन वहाँ शुरू किए हैं, ट्रांसलेशन भी शुरू कर दीजिए। तो हम आज बिल्कुल ट्रांसलेशन पे आए हैं। और ये एक चीज़, किसी भाषा को दूसरी भाषा में जब हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि क्या एक भाषा को जो भाव वो दे रहा, क्या वही भाव मैं दूसरी भाषा में जब बदलता हूँ तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दैट्स वाई यू आर कंप्लीटेड, आप सच में सही हैं। नहीं हो रहा तो आज सीखेंगे। बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल भी आसान होता है हिंदी से अंग्रेजी बनाना या अंग्रेजी से हिंदी बनाना, और ये आपके सिलेबस में भी है। अमूमन क्या होता है कि लोग पूछ लेते हैं जरा इस वाक्य का इंग्लिश बता दीजिए क्या होगा। तो अगर आप ये चैनल में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आज वह सारी जो परेशानियां वह दूर हो जाएंगी। हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और बहुत इजी वर्ड्स उठाएंगे जहां से आपकी शुरुआत होती है। हम बात करने जा रहे हैं जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड की। इंट्रोडक्टरी वर्ड, अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? परिचय कराने वाले शब्द। अब आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी में ऐसा कौन सा शब्द जो परिचय कराता है? परिचय तो अमूमन हम ही कराते हैं, फिर यहां से कौन सा वर्ड आ गया? ध्यान देंगे, बहुत ही डीपली चलेंगे हम। इंट्रोडक्टरी वर्ड जानते आप सभी हैं, लेकिन इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा जाता है या नहीं कहा जाता, ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए ध्यान से, अंग्रेजी में एक होता है देयर और एक होता है इट। जब इनका हम ट्रांसलेशन में प्रयोग करते हैं तो ये इन दोनों को इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा जाता है। अब जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ये जो सवाल बहुत प्यारा आता है मुस्कुराते हुए कि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या है सर? अगर देयर और इट है तो कैसे? तो आज हम इस पे फोकस करेंगे। फिलहाल तो यहां फोकस करें थोड़ा सा। देयर, हमारे इंग्लिश में 3 देयर हैं। एक देयर, दूसरा देयर और ये हमारा हो गया तीसरा देयर। अब आप सोचेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, इसका तो प्रोनाउंसिएशन एक से हो रहा है, यहाँ स्पेलिंग अंतर आ रही है, तो कैसे हम जानेंगे कि इस देयर मीन्स क्या होता है? देखिए, यह देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है। यह देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो आप कहेंगे सर इसकी भी तो स्पेलिंग सेम है, ये भी इंट्रोडक्टरी वर्ड है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कंडीशन क्या आती है कि अगर देयर को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी वाक्य के सर्वप्रथम, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट फील करते हैं, तो यह देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड होगा। और यह देयर जो आप जानते हैं वहां, जैसे हियर माने यहां, तो देयर मीन्स वहां, तो यह वहां का भाव देता है। और THEIR ये केस है, ये पोसेसिव केस है, ये पोसेसिव केस है जो अपने का भाव देता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। जो दे हमारा है ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है, और इसका ये पोसेसिव केस देयर होता है जो अपने की भाव देता है। जैसे दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। और ये यू मस्ट गो देयर, अब यह जो देयर बाद में आया ना, ये वहां, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। लेकिन यह देयर जो किसी चीज का परिचय कराएगा, वह शब्द जो किसी चीज का परिचय कराता हो। अब सवाल उठता है कि देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये देखेंगे बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड की बात कर रहे हैं, परिचय कराने में शब्द, और उसमें से पहला वर्ड उठाते हैं यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग। अच्छा, इस देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे और कहां करेंगे? वेयर एंड हाउ, वेयर एंड हाउ। तो ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी नाउन, उसे हम अनसर्टेन नाउन भी कर सकते हैं या अनसर्टेन थिंग्स कर सकते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के होने या न होने, बिल्कुल होने या न होने मात्र की जानकारी दी जाती हो, तो वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। वहां देयर परिचय कराता उस चीज का। फिर से दोहराएंगे, आप लिख सकते हैं कि जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो,
केवल हमें इतना पता हो यह चीज यहाँ पे है या नहीं है, तो वहां सबसे पहले उस बात को कहने के लिए, उस चीज का परिचय कराने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इंट्रो कहते हैं ना कि आपका इंट्रो क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। तो ये देयर जो है इंट्रो कराता है, उस वस्तु का लोगों से इंट्रो कराता है कि ये वस्तु यहाँ है या ये वस्तु यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए देयर को इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्यों कहा गया? क्योंकि ये परिचय कराता है। अच्छा, कैसे परिचय कराएगा? जैसे कहा जाता है ना कि जी बिल्कुल इजी शब्द में उठाते हैं एग्जांपल, एक लड़का है। तो ये हमें परिचय करा कि आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि एक लड़का है, अब इतनी बताया जा रहा है। अब वो क्या है कैसा है वो आगे बात होगी, लेकिन पहले आपको बता दिया रहा है एक बागीचा है, एक कुआं है, एक शहर है, एक तालाब है, एक देश है, एक मिसाइल है, एक मछली है। तो अमूमन जितने वाक्य मैंने बोला सभी कहीं न कहीं परिचय करा रहे हैं। तो जब इस तरह का हो गया कि परिचय, जैसे मेरे घर में एक स्कूटर है, राम के पास एक कार है, तो वहां तो यूज ऑफ हैज और हैव हो जाएगा, क्योंकि वहां परिचय नहीं करा रहे, वहां हम ये बोले कि राम के पास है। लेकिन जब ऐसे कहा जाए कि एक कार है, यानी हम कार के बारे में आपसे परिचय कराने जा रहे हैं कि एक कार है, इस कंपनी का है। तो जब किसी चीज का परिचय कराया जाए, जैसे अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी से हैं तो आप कहेंगे कि एक प्लान है, देयर इज ए प्लान। तो ये आपको परिचय कराता है। जैसे एक लड़का है, तो जब किसी चीज का परिचय कराता है तो वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पहला चीज, अब देयर क्या है? देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देयर क्या है? एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। नंबर 2, देयर को एक और नाम दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, देयर को डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। देयर को डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। अब सोचेंगे आप, वो हो अभी तक तो सब्जेक्ट आ रहा था, अब डमी सब्जेक्ट कहां से आ गया? डमी का मतलब होता है कि निरर्थक। डमी मीन्स होता है निरर्थक और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। अगर आपको देखना हो इस वर्ड को, तो आपके टीवी पे ऐड आती है सीएट टायर्स का, और उसमें डमी वर्ड यूज किया गया है। जो ड्राइवर होता है वो डमी होता है, रियल दिखने वाला लेकिन निर्जीव चीज। निरर्थक कर्ता, डमी मतलब निरर्थक और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह कर्ता जिसका वाक्य में प्रयोग होता हो परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर से मैं दोहराऊंगा, वह कर्ता जिसका वाक्य में प्रयोग होता है पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। और देयर हमारा एक डमी सब्जेक्ट है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? चलिए प्रूव करते हैं। वाक्य को प्रेजेंट टेंस में उठाते हैं, यहां लिख लेते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में हम आते हैं। प्रेजेंट टेंस में देखिए क्या होता है, अगर शब्दों को बनाने का तरीका अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा तो उसका वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम क्या रहेगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य है, तो कैसे हम उसको बनाएंगे या कैसे हम बोलेंगे, तो वर्ड ऑर्डर में मैं बता रहा हूं आपको कि नंबर 1 पे जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम देयर। क्लियर है? उसके बाद हम ये ध्यान देंगे कि जो वस्तु, व्यक्ति या जो चीज है वो कितनी मात्रा में। अगर वह एक है, सिंगुलर है, तो इज, और अगर वह ज्यादा मात्रा में तो आर। और फिर यह फार्मूला मैंने खुद क्रिएट किया। आप किसी भी बुक में सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा, पूरी गूगल में सर्च करेंगे नहीं मिलेगा। ये वर्ड ऑर्डर मैंने खुद क्रिएट किया है। देयर इज आर, और यहां लिखेंगे हम क्या है प्लस कहां है। अब आप सोचेंगे अरे सर ये कौन सा रूल हो गया, कभी तो पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ, जो कभी नहीं पढ़े वो आज यहां पढ़ेंगे, हम इसमें क्लासेस पढ़ेंगे आप। देयर इज, देखिए नंबर 1 पे देयर लिखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, या तो इज या तो यार डिसाइड कैसे करेगा, इस बस से, इसका रिलेशन से होगा ये कितनी मात्रा में, एक है तो ये, और प्लूरल है तो ये। अब ये सुनेंगे इसका मैसेज सर क्या है, ये आपने क्यों बता दिया भाई, क्या है कहां, ये तो कभी फार्मूला है ही नहीं, जीन बिल्कुल नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल उठाइए, एग्जाम्पल उठाते हैं, बहुत इजी। जंगल में एक शेर है। पहली बात, अगर ये वाक्य जंगल में एक शेर है तो क्या यहां देर लगेगा, ये पहले चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल लगेगा।
भाई मैं आपको बता रहा हूं, परिचय करा रहा हूं, अरे उधर मत जाओ, जंगल में एक शेर है। क्लियर? ये वाक्य परिचय करा रहा है, इसलिए इसमें देर लगेगा। तो कहां देर लगेगा? पहले लगेगा देर। अब वह वस्तु देखिए क्या है, आ गया ना? क्या है? शेर है। यानी अब शेर कितना है? एक शेर है, एक ही है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे इज, देयर इज। अब आया क्या है और कहां है। अमूमन मैंने बहुत सालों से पढ़ाया है अंग्रेजी, और अक्सर लगता है ना जब तक संडे साथ जंगल में एक शेर है, तो स्टूडेंट क्या बनाते हैं देखिएगा, देयर इज अ फॉरेस्ट इन लायन, वो ऐसे बना के आ जाते हैं। अब इसका अर्थ निकाले हम कि देयर इज अ फॉरेस्ट इन लायन, यानी शेर में एक जंगल है। उल्टा हो गया ना, कंफ्यूजन हो गई ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यह फॉर्मूला क्रिएट किया कि क्या है कहां है, क्या है कहां है। तो देयर इज के बाद तीसरा स्टेप होगा मेरा, क्या है। उत्तर क्या मिला? अरे भाई एक शेर है और लायन। अब उत्तर क्वेश्चन आएगा कहां है, तो जंगल में है, यहां लिखेंगे इन फॉरेस्ट। समझ आ रही है? बिल्कुल आसान है। यहां से लेकर यहां तक देखें आप, जब किसी चीज का परिचय कराया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में, तो हम सबसे पहले अगर वो वाक्य अफर्मेटिव है तो ये कॉन्सेप्ट, यह फॉर्मूला हम पकड़ेंगे। पहले देयर लिखेंगे, वो जो क्या है वो वस्तु, जो भी व्यक्ति है जैसा भी है, अगर एक है तो इस, दो या दो से ज्यादा है तो आर, और क्या है वो लिखेंगे, कहां है फिर वो लगाएंगे। कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं। ये बिल्कुल बड़ा क्लास नहीं होगा और मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा फास्ट चला जाए। या कमरे में विद्यार्थी हैं, तो कोई है जो बता रहा है आपको कि कमरे में विद्यार्थी, यानी परिचय कराया जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? देयर। क्लियर? अब देयर, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट था बताइए? इज या आर। कैसे पता चलेगा? विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी कई हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे हम? आर। अब क्या है? विद्यार्थी है, देयर आर स्टूडेंट्स। अब आया कहां है? अरे भाई कमरे में, इन द रूम। है ना आसान? बिल्कुल बहुत आसान है। देयर इज ए आर, क्या है कहां है। आप अंग्रेजी अच्छे से हो सकते हैं। देयर इज ए प्लान इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक प्लान है। देयर इज आर मनी इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में पैसे हैं। देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 10 कमरे हैं। यानी जो आप चाहते हैं परिचय कराना, बताना चाहते हैं, वो कह सकते हैं। ठीक है? अब एक चीज और, जो वो चीज कि क्या देयर रियल में डमी है, प्रयोग हो रहा है तो क्या डमी है। जैसे यहां लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का है, तो परिचय कराया जा रहा है आपको, एक लड़का है। नहीं बोलते भाई जरा शादी के लिए देखिएगा, तो लोग कहते हाँ हाँ एक लड़का है, तो परिचय कराने जाते हैं। फिर वो आगे बात करते उसका यह नाम है, लेकिन शुरुआत में परिचय करा रहे हैं ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे? देयर, फिर एक ही है तो है ना, है यानी प्रेजेंट। इज क्या है? और बॉय। अब यहां देखेंगे, वेरीफाई मैं करूंगा कि यह देयर डमी है या नहीं है। ओके, इज मीन्स है के लिए आया है, और मीन्स एक के लिए आया है, बॉय मीन्स लड़का, और देयर मीन्स कुछ नहीं ना। तो ये प्रयोग हुआ इसका, पर इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए हम कहते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल देयर इज अ डमी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अब अगर ऐसे वाक्य निगेटिव हो जाएंगे तो इज एंड आर के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे ग्लास में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन ग्लास। कमरे में अध्यापक नहीं है, देयर इज नो टीचर इन क्लासरूम। ठीक है? देयर की सहायता से सबसे ज्यादा अंग्रेजी जब बोली जाती है, वेन एवर वी हैव चांस टू स्पीक इंग्लिश इन अवर लोकेलिटी और इन लोकल एरियाज, तो सबसे ज्यादा प्रयोग हम देयर से कर सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट जब ऐसे लिखा जाता है, आपका निबंध आता है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी देयर की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, तो मैं परिचय करा रहा हूँ, देयर आर 500 स्टूडेंट इन माई स्कूल। आप कहते हैं ना कि मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं, तो देयर आर 12 या 10 रूम, जितना होता है उतना बताते हैं। मेरे परिवार में 12 लोग हैं,
तो देयर आर 12 मेंबर इन माय फैमिली, मेरे शर्ट में इतने बटन हैं। तो ये बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसकी सहायता से हम देयर की सहायता से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन भी बहुत आसान हो जाता है। जब भारत में कितने राज्य हैं प्रश्न पूछा जाता है तो इसका प्रश्न भी देर से पूछा जाएगा और उत्तर भी देर से देंगे, क्योंकि हम परिचय कराएंगे कि भाई हमारे स्टेट, हमारे इंडिया में इतने स्टेट हैं। मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, मनुष्य के मुंह में, तो हम लिखेंगे कि देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडीज। तो जब भी किसी भी चीज का ऑर्गन से, पार्ट ऑफ बॉडी से कहीं भी किसी चीज का परिचय कराया जाए, वो जगह भी हो सकती है। एक शहर है, देयर इज ए सिटी। अच्छा, ये पास्ट टेंस में जब जाएगा, अगर ये है, देखिए ये चीज यहां ध्यान रखिएगा, पास्ट में और प्रेजेंट का अंतर। 2 मिनट का और मैं क्लास लूंगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको। ये देखेंगे, हालांकि ये और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको। ये दिख रहा है, क्लियर है? ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसका एक मैं आपको छोटा सा क्लू दे रहा हूं, बहुत छोटा सा। प्रेजेंट का मतलब होता है, ठीक है, पास्ट का मतलब होता है था, और फ्यूचर मतलब होता है गा। देखिएगा, ट्रिक है ये, एक बहुत स्पेशल ट्रिक है था गा, यानी है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये मिले तो कह सकते हैं हम ये प्रेजेंट है। किसी भी वाक्य के लास्ट में था आ जाए तो कह सकते हैं वह पास्ट है, और किसी भी सेंटेंस के अंत में गा आ जाए तो हम कह सकते हैं फ्यूचर है था गा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर ये इस तरह के वाक्य, जैसे एक भिखारी था, तो अब ये था, एक भिखारी था, मतलब ये टेंस क्या हो गया? पास्ट हो गया। एक भिखारी है, प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां है था गा, है यानी प्रेजेंट, था यानी पास्ट, और गा यानी फ्यूचर। तो ये है था गा से भी याद कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। है प्रेजेंट टेंस है, था पास्ट टेंस है, गा फ्यूचर है। अब ये एक भिखारी था, ये पास्ट में हो गया। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि परिचय करा रहे हैं, लेकिन कब का? बीते हुए समय का। तो देयर और था वाज सिंगुलर के लिए आता है, एक वचन के लिए, और वर प्लूरल के लिए आता है। वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। तो एक भिखारी था, तो यहां क्या लगाएंगे? एक ही है ना, सिंगुलर है, तो देयर वाज अ बेगर। फिर चेक कर सकते हैं, डमी एक नहीं है। वाज मीन्स था, अ मीन्स एक, बेगर मीन्स भिखारी, देयर मीन्स कुछ नहीं। डमी भी हो गया, इंट्रोडक्टरी वर्ड भी हो गया, और ये देयर का प्रयोग है। तो स्टूडेंट, ऐसे ही कमाल की वीडियोस और ट्रांसलेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल एम इसमें क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए। गुड डे।